हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीके स्मार्ट जीके। फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्राचीन भारत का इतिहास, वो भी लुसेंट की बुक से, जो सभी स्टूडेंट्स की बेस्ट बुक मानी जाती है। फ्रेंड्स, कोई भी स्टूडेंट जब भी कंपटीशन की तैयारी की सोचता है तो सबसे पहले जीके के लिए लुसेंट बुक ही खरीदना चाहता है, चाहे वो रेलवे का स्टूडेंट हो, चाहे एसएससी का स्टूडेंट हो या फिर चाहे यूपीएससी का स्टूडेंट हो। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लुसेंट बुक कितनी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए। इसलिए फ्रेंड्स, आज से हम अपने चैनल पर लुसेंट बुक को टॉपिक वाइज स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आपको थ्योरी पढ़ाएंगे और उसके बाद वीडियो के अंत में उसी टॉपिक से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएंगे, जिससे आपको दुगना फ़ायदा होगा। और फ्रेंड्स, जब भी आपको आवश्यकता पड़े जीके पढ़ने की, तो आप यहाँ पे ऑडियो के साथ विजुअल भी इस चीज़ को देख पा रहे होंगे, तो ज़्यादा बेटर चीज़ें आपको याद रह पाएंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले आपको कहना चाहूँगा कि आप वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की टॉपिक वाइज क्लासेज आपको मिलती रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अब सेशन को। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले भारत के इतिहास के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी देख लेते हैं हम। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। इसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारती अर्थात भरत की संतान कहा गया है। भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप अर्थात जम्बू यानी कि जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा। यूनानी इसे इंदे और अरब लोग इसे हिंद कहते थे। ठीक है, मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा गया और यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा में इसे इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। ठीक, पारा बदले विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वालों को और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों का बहुत बहुमत है। ठीक है, यानी कि उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं अलग थी और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं अलग थी। आगे देखिए, यह नोट में कुछ लिखा है। भारत की जनसंख्या निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ, यह आपके काम का नहीं है। ठीक है, इसे छोड़ दीजिए। आगे देखिए, भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तीनों को हम पार्ट में डिवाइड करके अलग अलग पढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखिए, सबसे पहले इतिहास के 3 भागों में बांटने का श्रेय किसको जाता है? जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियर्स को जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा, इसको भी छोड़ दीजिए। आगे देखिए, प्राचीन भारत। प्राचीन भारतीय इतिहास के कुछ स्रोत हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। पहला है धर्म ग्रंथ, दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा है विदेशियों का विवरण से और चौथा है पुरातात्विक संबंधी साक्ष्य से। ठीक है, तो सबसे पहले हम धर्म ग्रंथ के बारे में बात करते हैं। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी देखिए। भारत का सर्वप्रथम धर्म ग्रंथ कौन सा है? वेद है। इसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट जानकारी, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। वेद वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपूर्व से मानती है। वेद 4 है, कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। चारों को हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। सबसे पहले हमारा वेद आता है ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद को पढ़िए अब। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा गया। इसमें 10 मंडल है, 1028 सूक्त, वाल्खिल्य पाठ की 11 सूक्तों सहित। ठीक है, एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल है, 1028 सूक्त है और 10,462 ऋचाएँ हैं। इनको आप याद रखिएगा, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इस वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। क्या कहते हैं? होत्री। इस वेद से आर्य की राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित, किसके द्वारा? विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख है। किसमें? ऋग्वेद के 3रे मंडल में। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है कई बार। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख मिलता है और इसके 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा गया। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चतुस्वर्णीय समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के
10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रम से मुख, भुजाओं, जंघा और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। क्या क्या? चतुष्वर्णीय समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र है। ये पुरुष ब्रह्मा के क्रम से मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए, यानी इनसे इनकी तुलना की गई है। आगे नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द का संबंध गाय से है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। अघन्य शब्द का संबंध किससे है? तो यह है गाय से, याद रखिएगा। धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। ठीक है, धर्मसूत्र। आगे देखिए, ईसा पूर्व एवं ईस्वी। अब इसमें डिफरेंस समझिए। कई बार आप इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सर ये जो उल्टा वर्ष चलता है, ठीक है, बैकवर्ड, तो इसका मतलब क्या होता है? ईसा पूर्व या ईस्वी में क्या अंतर होता है? तो अभी इसको ध्यान से समझिएगा। वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर ईसाई कैलेंडर या जूलियन कैलेंडर भी जिसे बोलते हैं, ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व कहा जाता है। ठीक है, पहले के समय को ईसा पूर्व कहा जाता है, जिसे हम बीसी भी बोलते हैं, शॉर्ट में बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो इसको ईसा पूर्व बोलते हैं। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को तो बोलते हैं ईसा पूर्व, और उसका जब जन्म हुआ था 1 ईस्वी को, ठीक है, 1 ईस्वी को जब जन्म हुआ था, उसके बाद के समय को ईस्वी बोलते हैं। तो ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ 563 ईस्वी में, महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, ठीक है, और उनकी मृत्यु हुई 483 ईस्वी में। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, सर 563 ईस्वी में जन्म पहले, बाद में किसी और मृत्यु पहले हो गई, तो ये क्या कि ईसा पूर्व जो होता है ना, ये बैकवर्ड चलता है। ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय ईसा पूर्व कहलाता है और बाद का समय ईस्वी कहलाता है। तो देखिए, जन्म 563 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 483, यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म एवं 483 वर्ष पूर्व मृत्यु हुई थी। तो ईसा मसीह का जन्म तिथि से आरंभ हुआ जो सन है वह ईस्वी सन कहलाता है। इसके लिए संक्षेप में लिखा जाता है ईस्वी, ई लिखा जाता है। ठीक है, को लैटिन भाषा के शब्द एडी में लिखा जाता है। एडी यानी अनाउ डोमिनी, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्रिस्ट। ठीक है, जीसस क्रिस्ट, ये एडी का मतलब होता है। आगे देखिए, वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। यजुर्वेद, आगे नेक्स्ट हमारा वेद है यजुर्वेद। सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठककर्ता को अध्वर्य कहते हैं। यजुर्वेद को जो पढ़ते हैं, इसके पाठककर्ता को अध्वर्यु कहते हैं। ठीक है, अध्वर्यु, तो याद रखिएगा। यजुर्वेद में यज्ञ के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। बलिदान विधि का वर्णन किस वेद में है? यजुर्वेद में। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि गद्य एवं पद्य दोनों में कौन सा वेद है? यजुर्वेद। नेक्स्ट हमारा वेद है सामवेद। साम का शाब्दिक अर्थ है गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं मंत्रों का संकलन है। सामवेद में क्या है? यज्ञ के समय जो गाए जाने वाले ऋचाओं या मंत्रों, उनका संकलन है। इसके पाठककर्ता को उद्रात्री कहते हैं। इसके सोमवेद के पाठककर्ता को उद्रात्री कहते हैं। इसका संकलन ऋग्वेद में आधारित है। सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। भारतीय संगीत का जनक किसे कहा गया है? सामवेद को। आगे है यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। अथर्ववेद है नेक्स्ट हमारा वेद। ये सबसे नया वेद है अथर्ववेद, अर्थात ऋषि द्वारा रचित इस वेद में पुराण संबंधित वंश में कुल 731 मंत्र तथा लगभग विष्णु पुराण मौर्य वंश में 6000 पद है। ठीक है, इसके कुछ मंत्र मत्स्य पुराण, आंध्र सातवाहन में ऋग्वेदिक मंत्रों से भी प्राचीनतम वायु पुराण गुप्त वंश है। थोड़ा यहाँ पर मिस हुआ है। तो अथर्ववेद में क्या है? इसमें 6000 पद है मौर्य वंश के और 731 मंत्र है।
आगे देखिए, अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। कन्याओं के जन्म की निंदा कौन सा वेद करता है? अथर्ववेद। तो ये भी याद रखिएगा। आगे है, ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन यानी खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, साप वंशीकरण, जादू टोना, मातृभूमि मातम्य आदि का विवरण दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी वर्णन है। ठीक है, तो अथर्ववेद में जादू टोना और साप वंशीकरण का वर्णन किया गया है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। आगे देखिए, अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। किसको? सभा और समिति को, ऋग्वेद में। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का जो नया वेद है वो अथर्ववेद माना जाता है। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई। वे कौन कौन से हैं? शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। ये 6 वेदांग हैं जिनके द्वारा वेदों को भली भांति समझा जाता है, यानी डिटेल में अच्छे से समझा जा सकता है इन 6 वेदांगों के माध्यम से। नेक्स्ट है, भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्रश्राव माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18, जिनमें केवल 5 महत्वपूर्ण कौन कौन से? मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्मा पुराण, भागवत पुराण में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। किसी में? मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण और भागवत जो पुराण है, भागवतम। ठीक है, इनमें ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है। ये जानकारी अब आपको याद रखना है। आगे देखिए, अधिकतम पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, किसको? स्त्रियों को और शूद्रों को, जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में क्या करते थे? स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयन संहिता से प्राप्त होती है। कौन सी संहिता से? मैत्रेयन। स्त्री को इसमें बहुत ही गिरी हुई माना गया है और उनके साथ बहुत से अत्याचार हुए हैं, वो ये इसमें मैत्रेयन संहिता में आपको देखने को मिलेगा, जिसमें जुआ और शराब की बातें स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है मैत्रेयन संहिता के अंदर। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। कौन से? शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। जाबालोपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। ठीक है, आगे देखिए, जातक में बुद्ध की पुनर्जन्म की कथाएं वर्णित है। किसमें? जातक जो पुस्तक है इसमें, जातक जो कथा है इसमें बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथनाओं के साथ वर्णित किया गया है। किसमें? कथा वस्तु में, जो हीनयान का प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। आगे देखिए, जैन साहित्य को आगम कहा गया। किसको? जैन साहित्य को। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है, जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में। आगे देखिए, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य। इन्हीं का नाम है कौटिल्य और इन्हीं को विष्णुगुप्त कहते हैं। तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, पूछा गया एग्जाम में कई बार अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त, तीनों एक ही नाम है, तो तीनों को आप याद रखिएगा। यह 15 अधिकारों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है अर्थशास्त्र। इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अनुवादक कौन है इसके? शाम शास्त्री। ये भी आप याद रखिएगा, अर्थशास्त्र के अनुवादक कौन है? शाम शास्त्री जी। आगे देखिए फ्रेंड्स, आगे दिया गया है, संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हण के द्वारा किया गया। कल्हण द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी, किसके द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी? कल्हण के द्वारा, जिसमें कश्मीर के इतिहास की चर्चा की गई है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, अब याद रखिएगा। फ्रेंड्स, अभी आप देख लीजिए
थोड़ा थोड़ा आप पढ़ते जाइए मेरे साथ साथ, ठीक है। अगर जहाँ पर आपको समझ में नहीं आता है वहाँ पर आप वीडियो को दोबारा रिवाइज कर सकते हैं। वीडियो के अंत में आपको इस टॉपिक से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सबको मैंने इंक्लूड किया है और उनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। और ये वो सभी क्वेश्चन लुसेंट की जो ऑब्जेक्टिव बुक है उससे लिए गए हैं। तो आपको जितना समझ में आता है उतना पढ़ते जाइए और फिर किस तरह से एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं या किस तरह के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं वो सभी क्वेश्चन आपको वीडियो के अंत तक देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आप वीडियो कंप्लीट देखिएगा। यदि आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आगे देखिए, अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा लेखक कौन है? अली अहमद में सुरक्षित है। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा में सुरक्षित है, यानी चचनामा में देखने को मिलेगा। अष्टध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक के लेखक पाणिनि है। अष्टध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि है। यह क्वेश्चन भी पूछा गया है। इससे मौर्य के पहले इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। कात्यायन की गाग्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्यों से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। ये कोई इंपॉर्टेंट जानकारी नहीं है। आगे देखिए, जहाँ क्वेश्चन बनेगा मैं आपको बता दूंगा। विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। अब आप देखिए कि विदेशी यात्री कौन कौन से है। कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इब्न बतूता किसके काल में आया, तो इस तरह से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इनको आप अच्छे से देख लीजिएगा। पहला हमारे यूनानी रोमन लेखक है, पहला है टेसियस, ठीक है। यह ईरान का राजवेद था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। हेरोडोटस इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। किसको? हेरोडोटस को। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस ईरान के संबंध का वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है, अर्थात अफवाहें अधिक फैलाई गई है इसके अंदर। सिकंदर के साथ होने वाले लेखकों में निरियाकस, अन्य सिक्रटस तथा ओरिस्टोबुलस की विवरण अधिक प्रमाणिक एवं विश्वसनीय है। यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। आगे देखिए, आगे है मेगास्थनीज। तो यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। कौन? मेगास्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ये क्वेश्चन पूछा गया, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था? मेगास्थनीज आया था। या मेगास्थनीज किसके दरबार में आया? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। इसने अपनी पुस्तक इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। इन्होंने यह पुस्तक लिखी थी। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। डाइमेकस, यह सीरियन नरेश आंतियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। आगे है डायोनिसियस, यह मिस्र नरेश टोलमी फिलेडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के दरबार में आया था। ये याद रखिएगा, आपको कौन सा राजदूत किसके दरबार में आया था ये आपको याद रखना है। आगे देखिए, आगे 7 नंबर पर है टोलमी। इसने 2वीं शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। प्लिनी इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशुओं, वेद पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। किसमें? प्लिनी के अंदर। आगे देखिए, पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी, इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीबन 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी। किसने? पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी ने। आगे देखिए, चीनी लेखक, यह इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है फाहियान। चीनी लेखकों के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए कई बार। तो फाहियान यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। यह 14 वर्षों तक भारत में रहा था फाहियान, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। नेक्स्ट है संयुगन, यह 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियाँ एकत्रित की। नेक्स्ट है ह्वेनसांग, यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ह्वेनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिस्सा पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित कर ले जाने के लिए आया था। भारत से बौद्ध जो ग्रंथ थे उनको एकत्रित करके ले जाने के लिए आया था। इसका ब्रह्मण वृत्तांत शिवकी नाम से जाना जाता है, ह्वेनसांग का। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। शिवकी किसको कहते हैं? ह्वेनसांग को। नेक्स्ट है
नेक्स्ट है, इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। ह्वेन-त्सांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। आगे देखिए, ह्वेन-त्सांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शिलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। आगे देखिए, इत्सिंग, यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया था इत्सिंग ने। आगे देखिए, अरबी लेखक कौन से हैं? अरबी लेखक है अल-बरूनी, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद, भारत की खोज जिसको कहते हैं, आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोलीय विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भारतोल तथा मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्याय में विभाजित है। ठीक है, इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाजों, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया। इसके अंदर राजपूत जो कालीन समाज था और धर्म था, रीति रिवाज थे, उनकी इस ग्रंथ के अंदर अधिक चर्चा की गई है। तो नेक्स्ट है हमारा इब्न बतूता। इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। इब्न बतूता इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत है जिसे रेहल्ला कहा जाता है। ठीक है, 14वीं सदी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारी देता है और 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया था। किसको? इब्न बतूता को। किसने? महमूद बिन तुगलक ने 1333 ईस्वी में। आगे देखिए, आगे की गई है अन्य लेखकों की चर्चा। ठीक है, तो अन्य में है तारानाथ। यह एक तिब्बती लेखक था। इसने कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की। इनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है मार्को पोलो। यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। तो ये आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट जानकारी नहीं है। आगे देखिए, आगे पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी कौन सी है? भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। किसको? सर अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह कहा जाता है। 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगाज कोई, जिसे एशिया माइनर भी कहते हैं, से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नास्ते अश्विन कुमार जी जिसको बोलते हैं के नाम से मिलते हैं। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत होलिडोरस के वैश्यनगर विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त हुआ है। यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आगे देखिए, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा अभिलेख में है। नेक्स्ट है सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख सुहगोरा अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खदान सुरक्षित रखने का उल्लेख है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख, शासक कौन था? भानुगुप्त, से प्राप्त होती है। एरन अभिलेख से प्राप्त होती है। ठीक है, सती प्रथा की सबसे पहली लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख से प्राप्त होते हैं। आगे देखिए, सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। आगे है कश्मीरी नव पाषाणिक पुरास्थल बुर्ज होम से गर्तावास गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। इसी को साहित्य में कासारपण कहा गया। किसको? प्राचीनतम सिक्कों को साहित्य के अंदर कासारपण कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया था। समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। आगे है रेकमेडू, पुदुचेरी का निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए थे। सबसे पहले भारत के संबंध वर्मा, ये जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखिए, ये कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख है और ये अभिलेख जिस समय लिखे गए उसमें शासक कौन कौन थे उनके बारे में बताया गया। हाथी गुफा अभिलेख तिथि रहित अभिलेख है। उस समय शासक थे कलिंग राज खारवेल, उनके समय में लिखा गया। जूनागढ़ गिरनार अभिलेख रुद्रदामन वहाँ के शासक थे। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री
आगे है प्रयाग स्तंभ लेखक समुद्रगुप्त के समय, ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय के समय, मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन के समय और ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज के समय, भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त के समय और देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन के समय में लिखा गया है। अभिलेखों का अध्ययन इपिग्राफी कहलाता है। ये भी आप याद रखिएगा, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? इपिग्राफी। नेक्स्ट है उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली नागर शैली थे एवं दक्षिण भारत के मंदिरों की शैली द्रविड़ शैली थी। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली कैसी मानी गई है? नागर शैली, तथा दक्षिण भारत के मंदिरों की कला की शैली कैसी है? द्रविड़ शैली कहलाती है। दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा है, अतः यह वेस्तर शैली कहलाती है। दक्षिणापथ के मंदिरों में के निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा है, अतः यह वेस्तर शैली के नाम से जानी जाती है। आगे देखिए, आगे है पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है। एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली कहलाता है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता हो। एक हिंदू जो मंदिर होता है वो पंचायतन शैली में तब कहलाता है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है, तो वह मंदिर पंचायतन शैली बनाया हुआ माना जाता है। नेक्स्ट पंचायतन मंदिर के उदाहरण जैसे एक तो कदरिया है, आगे देखिए महादेव मंदिर खजुराहो, यह भी पंचायतन शैली में है। ब्रह्मेश्वर मंदिर भुवनेश्वर में जो है पंचायतन शैली में। लक्ष्मण मंदिर खजुराहो, यह भी पंचायतन शैली में है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, यह भी पंचायतन शैली में है। दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश, यह भी पंचायतन शैली में है। और गणेश्वर मंदिर महाराष्ट्र, यह भी पंचायतन शैली में है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन सा मंदिर पंचायतन शैली में है या नहीं, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है, तो इनको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। तो इसके बारे में जानकारी देखिए। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उसे प्रागैतिहासिक काल कहा गया है। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है, और जिसका लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया गया उसे प्रागैतिहासिक काल कहा गया है। आगे देखिए, आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके, यानी लिखे तो जा चुके हैं लेकिन वो पढ़े नहीं जा सके, वो उसको आद्य ऐतिहासिक काल कहा गया है। आगे देखिए, ज्ञानी मानव होमो सेपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व माना जाता है। पूर्व पाषाण युग या पूरा पाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। शिकार पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के भी साधन थे, ठीक है। जब भी राजा महाराजा लोग शिकार करने जाते थे तो कुछ लोग उनको देखने के लिए भी जाते थे, तो वो उनके मनोरंजन का साधन भी माना जाता है। आगे है आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ। आग का आविष्कार, तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। एवं पहिए का नव पाषाण काल में हुआ। आग का तो हुआ पूरा पाषाण काल में, और पहिए का जो आविष्कार है यह नव पाषाण काल में हुआ। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नव पाषाण काल में हुई तथा उसने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया। ये भी आप याद रखिएगा। आगे देखिए, मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। प्राप्ति स्थल कहाँ से है? अतिरपक्कम से हमें प्राप्त हुआ है। आगे देखिए, कर्ची का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। ये भी आप याद रखिएगा। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल कौन सी है? गेहूँ, जो कि पहली फसल मानी जाती है एवं जो थी, लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? चावल था, ये याद रखिए। आगे है, कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। कोल्डी हवा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। कोल्डी हवा में चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। आगे देखिए, पलावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कला करते की खोज हुई थी। फ्रेंड्स, आप थोड़ी पढ़ते जाइए, जैसे वीडियो के अंत में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए, पलावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक पत्थर के बने थे। रॉबर्ट ब्रूस फुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज की थी। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो माना जाता है सिंधी भाषा में, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा। आगे देखिए, असम का श्वेत भ्रू गिब्बन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र
मानव कप्पी है। ये क्या है? कप्पी है, बंदर है, श्वेतपुर गिब्बन। ठीक है, भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानव कप्पी, मानव की तरह व्यवहार करता है। आगे देखिए, इनाम गांव ताम्र पाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। इसका संबंध जोरवे संस्कृति से है। भारत में शिवालिक की पहाड़ी से ज्वासम का प्रमाण मिला है। कहाँ से? शिवालिक की पहाड़ी से। प्रागैतिहासिक काल में भीमबेटका गुफाओं के शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी से मिला। भारत में मनुष्य संबंधी जो भी सबसे पहले प्रमाण मिला वो नर्मदा घाटी में मिला। और भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजाति विभेदीकरण किया। कौन थे? रिजेल थे। तो फ्रेंड्स, ये आज का हमारा सेशन कंप्लीट होता है। इसके अंत में हम देखेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन, यानी वैदिक संस्कृति से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, ये कंप्लीट होते हैं हमारे। पहला हमारा था प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। ठीक है, ये टॉपिक हो गया। और दूसरा हमारा टॉपिक था प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, दोनों टॉपिक हमारे हो गए आज के लिए। आज के लिए इतने पढ़ेंगे, लेकिन अब इसमें जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट वो सभी देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आएगा वो आएगा हड़प्पाकालीन सभ्यता पर। तो वैदिक संस्कृति से 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया है। तो अभी देखिए अब। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो फ्रेंड्स, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो फ्रेंड्स, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? फ्रेंड्स, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? आपको बताना है इनमें से प्रारंभिक जो आर्य थे उनके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। वे संस्कृत बोलने वाले थे। ए ऑप्शन, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, वे घुड़सवारी किया करते थे। ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट है, वे कई झुंडों में भारत पहुंचे थे। ये भी करेक्ट है। वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। नहीं, ये गलत है। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आंसर इसका होगा डी ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? जौ, गेहूं, चावल या फिर तंबाकू? तो फ्रेंड्स, इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल में लोगों को नहीं था, बल्कि जौ, गेहूं और चावल ये खाद्य सामग्री थी वैदिक काल के लोगों की। ठीक है। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो उनको जाना जाता था श्रमण नाम से। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, आगे हमारा 7 नंबर का क्वेश्चन है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद, शूलसूत्र या फिर छांदोग्य उपनिषद? तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शूलसूत्र। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग था शूलसूत्र। नेक्स्ट, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो फ्रेंड्स, ये दी गई है ऋग्वेद में। नेक्स्ट, निम्न में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो इनका सही क्रम है वेद, ब्राह्मण, आरण्य और उपनिषद। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन आएगा इसमें। आगे है, वेदों की संख्या कितनी है? तो फ्रेंड्स, वेदों की संख्या 4 है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेदत्रयी कहलाते हैं? तो फ्रेंड्स, त्रयी या वेदत्रयी कहलाते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अथर्ववेद है, ये सबसे बाद का वेद है, अर्थात नवीनतम वेद है। जो पहले के 3 वेद हैं वो त्रयी या वेदत्रयी कहलाते हैं। ठीक है, तो इसमें ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, आगे हमारा 12 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये लिया गया है मुंडक उपनिषद से। मुंडक उपनिषद से। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा और यह एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो फ्रेंड्स, उनका मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। बी ऑप्शन राइट है। भारतीय संगीत का आद्य ग्रंथ कहा जाता है? तो भारतीय संगीत का आद्य ग्रंथ सामवेद को कहा जाता है। इसमें डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु, चाणक्य, चंद्रगुप्त या फिर सेल्यूकस?
तो इसमें ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मनु नाम का जो नाविक था वही विधि निर्माता माना जाता है, क्योंकि जब करोड़ों वर्ष पूर्व पृथ्वी उथल पुथल हुई थी उस समय मनु नाम का जो नाविक था वही बस बचा था और बाकी सब खत्म हो गए थे। तो इसको विधि निर्माता मनु को माना जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। आगे देखिए, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है, तो ये है श्रीमद् भगवत गीता। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो फ्रेंड्स, संपत्ति का प्रमुख रूप है गोधन। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गोधन यानी गौ माता का धन। ऋग्वेद में गौ माता को ही लोग अपनी संपत्ति मानते थे, तो इसमें गोधन हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, 18 का क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो फ्रेंड्स, ऋग्वेद के जो 10वें मंडल है उसमें शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 का, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या मैंने बताया था आपको 18 है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? प्रकृति, पशुपति, देवी माता या फिर त्रिमूर्ति? तो फ्रेंड्स, इसमें राइट होगा आंसर नंबर ए, प्रकृति की पूजा ही वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण था। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? किसका? पुरंदर शब्द का। तो फ्रेंड्स, ये हुआ है इंद्रदेव के लिए। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट है। शूल व सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति, ज्योतिष, गणित या फिर खगोल? तो फ्रेंड्स, 22 में होगा ऑप्शन नंबर ए, ज्यामिति से संबंधित है शूल व सूत्र। आगे है, अस्तो माँ सदगम्य, तमसो माँ ज्योतिर्गम्य, मर्त्योर माँ अमृतगम्य कहाँ लिखा गया है? उपनिषद में, वेदांग में, महाकाव्य में या फिर पुराणों में? तो फ्रेंड्स, 23 में होगा ऑप्शन नंबर ए, उपनिषद में लिखा गया है। आगे देखिए, हमारा नेक्स्ट 24 का क्वेश्चन है, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। तो फ्रेंड्स, वो सर्वप्रथम बसे थे पंजाब में। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। अब यहाँ पर है वेद और यहाँ पर है यज्ञकर्ता। तो ऋग्वेद है उसमें यज्ञकर्ता को क्या बोलते हैं? होता या होत्री, जो मैंने आपको थ्योरी के पोर्शन में आपको बताया था। नेक्स्ट है, यजुर्वेद में जो यज्ञकर्ता होता है उसको क्या बोलते हैं? अध्वर्यु बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें 2 नंबर का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सामवेद में बोलते हैं उद्गाता या उद्गात्री। ठीक है, उद्गात्री। अथर्ववेद में बोलते हैं ब्रह्मा। तो इसमें ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1, 2, 3, 4। आगे है, वेदों को अपरुष्य क्यों कहा गया है? हाँ, वेदों को अपरुष्य क्यों कहा गया है? तो फ्रेंड्स, उनको कहा गया है क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई थी, इसलिए उनको अपरुष्य कहा गया है। ये ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक है उल्लूक कणद। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मीमांसा या पूर्व मीमांसा के दर्शन के प्रतिपादक है जेमिनी। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर बी, बादरायण। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, हमारा 30 नंबर का क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो फ्रेंड्स, इसमें आएगा ऑप्शन नंबर सी, नौवां मंडल। ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है वो पूर्णतः सोम को समर्पित है। आगे है 31 का क्वेश्चन, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, 10 राज्य युद्ध जिसको बोलते हैं, किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो फ्रेंड्स, ये लड़ा गया था पौरुषणी नदी के किनारे पर। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, 12वीं BPSC 1998 में पूछा गया। ठीक है, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो फ्रेंड्स, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर मानी गई है 1/6, कि भूमि पर जो कर लगता था वो 1/6 लगता था। ठीक है, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मण युग से। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 34 का क्वेश्चन है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदय हुई? तो फ्रेंड्स, ये हुई है धर्मशास्त्र के काल में। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नसत्य का उल्लेख मिलता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित या समर्पित है, किस पुस्तक में मिलता है? तो फ्रेंड्स, ये मिलता है ऋग्वेद के 10वें मंडल में। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था किसने? चाणक्य ने, गौतम ने या फिर कपिल
ने या फिर जैमिनी ने? तो फ्रेंड्स गौतम बुद्ध ने किया था, तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। न्याय दर्शन के प्रणेता कौन है? गौतम बुद्ध। आगे देखिए 38 का क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे, कौन जाने जाते थे निष्क से? तो ये स्वर्ण आभूषण को निष्क कहा जाता था। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है उपनिषद पुस्तकें है धर्म पर, योग पर, विधि पर या फिर दर्शन पर? तो फ्रेंड्स उपनिषद पुस्तकें दर्शन पर आधारित है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 41 का क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कुट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो पहला है ऋग्वेद, तो ऋग्वेद संबंधित है स्तोत्र एवं प्रार्थनाओं से, इसमें 4 नंबर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है यजुर्वेद, यजुर्वेद है स्तोत्र एवं क्रम कांड से, इसमें 2 आ जाएगा। सामवेद को संगीत में स्तोत्र कहते हैं। और अथर्ववेद है, इसमें जादू टोना तंत्र मंत्र साप वशीकरण आता है। तो 4, 2, 1 और 3 कौन से में? 4, 2, 1 और 3 पहले ऑप्शन में, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो फ्रेंड्स वो थी सिंधु, जिसे सिंडस भी कहा जाता था। तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट देखिए 43 का क्वेश्चन है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, काशी के, केकय के, पांचाल के या फिर विदेह के? तो फ्रेंड्स इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केकय के। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का स्वाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो फ्रेंड्स ये प्राप्त होता है कठोपनिषद से, सी ऑप्शन करेक्ट है। वैदिक नदी कुब्भा, जिसे काबुल भी कहते हैं, का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो इसका निर्धारित होना चाहिए अफगानिस्तान में, ए ऑप्शन राइट होगा। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? तो वो है सांख्य दर्शन। नेक्स्ट देखिए 47 का क्वेश्चन है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लोहा धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो फ्रेंड्स वो मिले हैं अतरंजी खेड़ा से, बी ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए 48 का क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सामवेद का। निम्नांकित में से कौन प्रस्थानत्रय में शामिल नहीं है? भागवत, भागवत गीता, ब्रह्मसूत्र या फिर उपनिषद? तो फ्रेंड्स इसमें राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, भागवत। क्रम का सिद्धांत संबंधित है, तो क्रम का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से, सुमेलित कीजिए। आगे देखिए 51 का क्वेश्चन, अथर्ववेद, तो अथर्ववेद में क्या है? अथर्ववेद में औषधियों से संबंधित, जिसमें औषधियों द्वारा रोग निवारण किया जाता है, तो पहले में 3 नंबर आ जाएगा अथर्ववेद में औषधियों से संबंधित। नेक्स्ट ऋग्वेद, ऋग्वेद किससे संबंधित है? ये है इस ईश्वर की महिमा से, 1 नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट है यजुर्वेद, ये संबंधित है बलिदान विधि से। नेक्स्ट है सामवेद, ये है संगीत से संबंधित। तो 3, 1, 2 और 4 कौन से में है? पहले में है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो फ्रेंड्स ये संबंधित है चिकित्सा से लेकर, चिकित्सा से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए आगे 53 का क्वेश्चन, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है? तो ये चलता है यजुर्वेद में। नेक्स्ट है वैदिक युगीन सभा, गांव के व्यवसायिक लोगों की संस्था थी, राज दरबार होता था, मंत्रिपरिषद थी, या फिर राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी? तो फ्रेंड्स 54 में आएगा ऑप्शन नंबर सी, यह राज दरबार होता था, जिसे वैदिक युगीन सभा बोलते थे। ठीक है, वैदिक युगीन सभा जो है ये एक राज दरबार होता था। नेक्स्ट है वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? तो फ्रेंड्स वो थी गणतंत्र। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। और सबसे नवीनतम वेद कौन सा है? अथर्ववेद है। ठीक है, तो इनको आप याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछे गए क्वेश्चन। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो 57 में आएगा ऑप्शन नंबर ए, सांख्य। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई कौन से युग में हुई है, ऐसा बताना है आपको? तो ये हुई है वैदिक युग में, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? ठीक है, तो मृद भांड पोट्री ये लाई गई, आभूषण भी थे, बढ़ईगिरी काष्ठकारिता बोलते हैं इसको, ये भी थी, लुहारगिरी नहीं था, क्योंकि उस समय लोहे की खोज नहीं हुई थी, आर्यों के समय लोहे की खोज नहीं हुई थी, तो लुहारगिरी है
उस समय नहीं थी, ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, नहीं पूछा है। आगे है सुमेलित कीजिए, उपवेद है और संबंधित वेद है। तो कौन सा वेद कौन से उपवेद से रिलेटेड है ये आपको बताना है। आयुर्वेद ऋग्वेद से संबंधित है, धनुर्वेद ये यजुर्वेद से संबंधित है, गंधर्व वेद सामवेद से, और शिल्प वेद या अर्थशास्त्र अथर्ववेद से संबंधित है। तो 1 2 3 4 ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए हमारा 61 का क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है। तो फ्रेंड्स दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहते हैं, ए ऑप्शन राइट होगा। किस वेद में जादुई माया और सांप वंशीकरण का वर्णन मिलता है। तो ये मिलता है अथर्ववेद में, यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आर्य शब्द इंगित करता है। तो फ्रेंड्स आर्य शब्द श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल थे। तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल थे, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखिए आर्य भारत में संभवतः कहाँ से आए। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आर्य संभवतः आए थे मध्य एशिया से, ऐसा माना जाता है, बी ऑप्शन राइट होगा। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है, गद्य एवं पद्य दोनों में रचित है, वो कौन सा वेद है, यजुर्वेद, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। आगे देखिए 67 का क्वेश्चन है, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है। तो थ्योरेटिकल पोर्शन में मैंने बताया आपको ये मिलता है अथर्ववेद में, डी ऑप्शन राइट होगा। ऋग्वेदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी। तो प्राचीनतम संस्था थी विदत, ठीक है, सी ऑप्शन राइट होगा। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीनतम कौन सा है। तो यह है शतपथ ब्राह्मण, बी ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई। तो फ्रेंड्स गोत्र व्यवस्था प्रचलन में आई उत्तर वैदिक काल के समय में, बी ऑप्शन राइट होगा। अनुलोम विवाह का अर्थ क्या होता है। उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह है, यही होता है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रतिलोम विवाह तब माना जाता है जब उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह कर लेता है, नहीं, ये तो अनुलोम विवाह माना जाता है जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती है। हाँ ये करेक्ट होगा, इसको प्रतिलोम विवाह कहा जाता है, तो बी ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए 73 का क्वेश्चन है, वैदिक युग में यव कहा जाता था। यव किसको कहा जाता था, गेहूं, जौ, चावल या इनमें से कोई नहीं। वैदिक काल में यव किसको कहा जाता था, जौ को, ठीक है, बी ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो व्रीहि शब्द चावल के लिए प्रयुक्त हुआ है। अथर्व का अर्थ क्या होता है, अथर्व का वेद अर्थ होता है पवित्र जादू, ठीक है, पवित्र जादू। सुमेलित कीजिए पहला दिया गया है शिक्षा, ध्वनि शास्त्र में है, कल्पसूत्र कर्मकांड में, निरुक्त है, शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र या भाषा शास्त्र बोलते हैं, छंद ये छंद शास्त्र से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसमें 1 2 3 4 आ जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। आगे देखिए 77 का क्वेश्चन है, प्राचीनतम व्याकरण अष्टध्यायी के रचनाकार। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, RSRTS 2009 और JPSC 2010 में, झारखंड पुलिस सर्विस कमीशन में, ठीक है, 2010 में पूछा गया है। तो प्राचीनतम व्याकरण अष्टध्यायी के रचनाकार कौन माने गए, कौन है, पाणिनि, डी ऑप्शन राइट होगा। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है। तो फ्रेंड्स जो मनुस्मृति है ये सबसे प्राचीनतम है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है, ये दी जाती है रामायण को। प्राचीनतम पुराण कौन सा है, यह है मत्स्य पुराण, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है। तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है सरस्वती को, ठीक है। आगे देखिए वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। तो फ्रेंड्स वो थी कुल या कुटुंब। ऋग्वैदिक काल के उस समय उस सबसे प्रधान देवता की पहचान के जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। तो इसमें आएगा इंद्र। इंद्र जो देवता है उसके स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुउल्लंघनीय कहा गया है। तो फ्रेंड्स ये कहा गया है अथर्ववेद में। किस रचना में नारी को सूरा और पानसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है। तो ये मैंने थ्योरेटिकल पोर्शन में बताया था, मैत्रायणी संहिता में नारी को पुरुष का तीसरा दोष माना गया है, ठीक है। आगे देखिए उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। तो ये था
प्रजापति को। सुमेलित कीजिए। राजसूय यज्ञ, राजा के सिंहासन आरोहण से संबंधित यज्ञ, बिल्कुल करेक्ट है। अश्वमेध यज्ञ, राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ, ये भी सही सुमेलित है। वाजपेय यज्ञ, सूर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ, ये भी सही सुमेलित है। अग्निष्टोम यज्ञ, देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला एवं सोमरस का पान किया जाने वाला यज्ञ, ये भी करेक्ट है। तो 1 2 3 4 आ जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। आगे देखिए फ्रेंड्स, ये सुमेलित करने वाले क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, तो इनको भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। ऋग्वेद में उल्लेखित नाम और आधुनिक नाम क्या है? तो पुरुषनी कौन सी नदी का नाम था ऋग्वेद में? तो फ्रेंड्स ये था रावी नदी को पुरुषनी नदी कहा गया है, सतुद्री सतलज को कहा गया है, और अस्किनी चिनाब नदी को कहा गया है, और विपाशा व्यास नदी को कहा गया है। तो 1 2 3 4 आ जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो फ्रेंड्स संस्कारों की कुल संख्या मानी गई है 16, ठीक है। आगे देखिए 90 क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। ब्रह्म विवाह समान वर्ण या जाति का विवाह है, बिल्कुल करेक्ट है। देव विवाह है पुरोहित का पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह है, ये भी करेक्ट है। आर्ष विवाह है कन्या मूल के रूप में एक जोड़ी गाय व बेल चुका का कार किया गया विवाह है, ये भी करेक्ट है। प्रजापत्य विवाह है बिना दहेज का विवाह है, 1 2 3 4 आएगा इसमें भी, ए ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए सुमेलित कीजिए। गंधर्व विवाह किसको कहते हैं? प्रेम विवाह को गंधर्व विवाह कहते हैं। असुर विवाह कन्या को खरीद कर किया गया विवाह है, असुर विवाह कहलाता है। राक्षस विवाह है पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह है, राक्षस विवाह कहलाता है। और पिशाच विवाह है सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह क्या कहलाता है? पिशाच विवाह कहलाता है। डी भी करेक्ट है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 ऋण में मातृ ऋण सम्मिलित नहीं है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 ऋण में शामिल नहीं है, देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण या फिर मातृ ऋण। तो फ्रेंड्स 3 ऋण में मातृ ऋण सम्मिलित नहीं है, बाकी ऋषि ऋण, पितृ ऋण और देव ऋण ये तीनों 3 ऋण में शामिल है। ऋग्वैदिक काल से संबंधित मातृ भांड संस्कृति है। तो फ्रेंड्स ये गेरु वर्णी मृद भांड ओसीपी संस्कृति, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृद भांड संस्कृति कौन सी है? ऋग्वेदिक काल से तो है गेरु वर्णी मृद भांड संस्कृति, और उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृद भांड संस्कृति है चित्रित दूसर मृद भांड PGW संस्कृति, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। हरियाणा प्रांत में चित्रित दूसरे मृद भांड PGW स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है? तो फ्रेंड्स ये आया है भगवानापुर स्थान पर हाल ही में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है ऋग्वेद में, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट ऋग्वेद में अगण्य जो वध योग्य नहीं है शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? तो ये हुआ है गाय के लिए, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। सुमेलित कीजिए। 98 में संग्रहित्री है कोषाध्यक्ष, बिल्कुल करेक्ट है। भागदूत कर संग्रहकर्ता को कहते हैं। छता या छत्री पासे के खेल में राजा का सहायक होता है। और अक्षवाप प्रतिहारी या राज प्रसाद का संरक्षक होता है। तो इसमें आएगा छत्ता या छत्री तो होता है, ये प्रतिहारी या राज प्रसाद का संरक्षक होता है, जबकि अक्षवाप होता है ये होता है पासे के खेल में राजा का सहायक, ठीक है। तो इसमें आएगा 1 2 4 और 3। तो ये कौन से में है? ये पहले में है, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे देखिए रीत प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? तो फ्रेंड्स ये कहा गया है वरुण को। निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? कौन था? तो फ्रेंड्स वो था वरुण, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे देखिए 101 का क्वेश्चन है 3 कर्मों
पंगो जिसे बोलते हैं में तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? तो ये कहा गया है विष्णु को। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। सुमेलित कीजिए। पुष्सन विवाह का देवता को कहते हैं। रुद्र पशुओं का देवता होता है। दोष या धो जगत के पिता और अदिति देवों की महान माता। बिल्कुल करेक्ट है। 1 2 3 4 आएगा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित किससे संबंधित है? समाज व्यवस्था से। आगे देखिए, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो फ्रेंड्स, गायत्री मंत्र की रचना की विश्वामित्र ने। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये संबंधित है ईरान से। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वेदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? तो वे अश्वी रथों और कांस्य के उपयोग से परिचित थे। बिल्कुल करेक्ट है। वे लोहा के उपयोग से परिचित थे। नहीं, ऋग्वेद में लोहा का आविष्कार नहीं हुआ था, लोहा की खोज नहीं हुई थी। ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो कुब्बा और क्रमू 2 नदी थी। सी ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए, धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। बिल्कुल राइट है। रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। तो इसमें आएगा और तो ये भी करेक्ट है। तो 1 और 2 दोनों सही है। सी ऑप्शन राइट होगा। आगे है, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो फ्रेंड्स, ये लिया था विजय तिलक ने। सी ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए, ये क्वेश्चन भी एसएससी यूडीसी 2012 और यूटीटीपीसीएस 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। ये वैदिक नदियाँ है और आधुनिक नाम। तो कुब्बा नदी का आधुनिक नाम क्या है? कुब्बा नदी का आधुनिक नाम है काबुल। बी ऑप्शन राइट। 2 नंबर आएगा इसमें। ठीक है। पुरुषनी, ये कौन सी नदी को कहते हैं? ये रावी नदी को पुरुषनी रावी नदी को कहते हैं। और सदानीरा ये सतलज को ये गंडक को कहते हैं सदानीरा। ठीक है। और शतुद्री सतलज को कहते हैं। तो इसमें आएगा 2 3 1 और 4। कौन सी में? 2 3 1 और 4। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे देखिए, 111 का क्वेश्चन है। ऋग्वेद में सूक्त है। कितने सूक्त है ऋग्वेद में? तो ऋग्वेद में 1028 सूक्त है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुख था। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुख था। तो 112 में प्रकृति पूजा और यज्ञ। सी ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? तो भारतीय परमाणुवाद का जनक महर्षि कर्णाद को कहते हैं। सी ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए, 114 का क्वेश्चन है। सतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा वेद माधव से संबंधित ऋषि थे। कौन थे? ऋषि गौतम रहुगण। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे, ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है? तो फ्रेंड्स, ये डालता है सूर्य सूक्त। ए ऑप्शन राइट होगा। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को सतसहस्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है महाभारत को। बी ऑप्शन राइट होगा। तो फ्रेंड्स, ये थे 116 क्वेश्चन जो कंप्लीट हो गए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा। यदि आपको कोई डाउट हुई है तो इन क्वेश्चन में क्लियर हो गई होगी। शायद नहीं भी हुई है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और आपको सेशन कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। ऐसे ही डेली हम लुसेंट के 1-2 टॉपिक लाएंगे और उसी के साथ उसके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन लाएंगे, जिससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जिससे आपकी लुसेंट बुक भी कंप्लीट हो जाएगी। और शायद जीके में फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली जब लुसेंट बुक एक बार कंप्लीट हो जाती है। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.